दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे रिश्तों में सबसे ऊपर माना जाता है। दोस्तों के बगैर खुशी अधूरी सी रहती है। ऐसी ही एक कहानी है गाजियाबाद के रहने वाले 20 साल के संजू की। संजू की जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त था जिसके साथ वो हर छोटी बड़ी खुशी साझा किया करता था। संजू के 20वें जन्मदिन पर उसके मामा ने उसको एक स्पोर्ट्स जिप्सी गिफ्ट की। संजू इस खुशी को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करने निकल जाता है, किंतु वह दोस्त के यहाँ पहुँचता उससे पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी सपनों में भी नहीं की थी। संजू के परिवार को रात में एक के बाद एक 3 ऐसे वीडियो मिले कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। संजू शाम के लगभग 5 बजे के आसपास घर से निकला था। घर से निकलते हुए उसकी मां ने उसे जल्दी वापस लौटकर आने को कहा था। रात के 10 बज चुके थे, किंतु संजू अभी तक वापस घर नहीं आया था। मां ने उसे फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। साधारणतः ऐसा नहीं हुआ करता था। संजू पहली बार में ही कॉल रिसीव कर लेता था। यदि किसी कारणवश कॉल रिसीव न कर पाए तो तुरंत कॉल बैक करता था। उसकी मां को कुछ अंदेशा हुआ, किंतु फिर उसने सोचा शायद दोस्तों के बीच होगा या गाड़ी चलाते हुए घर आ रहा होगा, इसीलिए फोन पर ध्यान नहीं दिया होगा। यह सोचकर वह थोड़ी देर इंतजार करती है, किंतु संजू ना ही घर पहुंचा और ना ही उसने कॉल बैक किया। अब उन्होंने दोबारा संजू को फ़ोन किया, किंतु पहले की तरह फिर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो लगातार फ़ोन करती रही, लेकिन दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब संजू की मां की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। तभी फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं रात 12 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। ये मैसेज देखकर संजू की मां की बेचैनी और बढ़ गई। दरअसल संजू जब भी मां को कोई मैसेज करता था तो उसके मैसेज की शुरुआत में हम जरूर लिखा होता था, यानी संजू मैसेज में अपनी मां को हम से ही संबोधित करता था। मगर इस बार मैसेज में सीधा लिखा हुआ था कि मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। संजू की मां ने तुरंत पलटकर मैसेज किया कि तुम जल्दी से फ़ोन पर बात करो या फिर जितनी जल्दी हो सके घर वापस आओ, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम गायब हो। मां के इस मैसेज के बावजूद संजू का ना कोई फ़ोन आया, ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई किया। फिर अनगिनत बार संजू को फ़ोन किया गया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। संजू की मां सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन उठाकर देखा तो पता चला संजू ने इस बार कोई वीडियो भेजा था। इस वीडियो को देखकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत चीखते हुए संजू के पिता को आवाज़ लगाती हैं। दरअसल ये वीडियो संजू के नंबर से आया था और वीडियो में संजू ही दिखाई पड़ रहा था, मगर वीडियो में जो बातें कही गई थी वो होश उड़ाने वाली थी। उस वीडियो में संजू कह रहा था, मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। अगर मुझे बचाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को 50 लाख रुपए दे दो। अगर पैसे नहीं दिए तो ये मुझे मार डालेंगे। संजू की मां ने तुरंत इस वीडियो के बारे में संजू के पिता को बताया। फिर तुरंत ये लोग पुलिस में जाने की तैयारी करने लगे। तभी एक बार फिर से मोबाइल की घंटी बजी। इस बार भी संजू का मैसेज आया था। इस बार वह मैसेज में कह रहा था
कि अगर आप लोग पुलिस में गए तो ये लोग मुझे मार देंगे। ये कल आपको फ़ोन करेंगे कि पैसा कहाँ पहुँचाना है। संजू वीडियो में ये भी कह रहा था कि ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। इसके कुछ ही मिनट बाद एक और वीडियो आया जिसमें संजू कह रहा था कि ज़्यादा देर मत करो, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संजू के पिता पुलिस से मदद लेने का फैसला करते हैं और वो पुलिस स्टेशन जाकर संजू के अपहरण का मामला दर्ज करवा देते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस ने संजू के दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू कर दी। वह उस दिन किस दोस्त से मिलने जा रहा था, इस बारे में भी उसने खुलकर अपनी मां को नहीं बताया था। मगर संजू के कौन से करीबी दोस्त थे, ये उसके परिवार वाले जरूर जानते थे। इसलिए सभी दोस्तों की लिस्ट बनवाई गई और एक के बाद एक सभी दोस्तों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ दोस्तों को एक दो बार की पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया, लेकिन एक दोस्त ऐसा था जिससे कई बार पूछताछ की गई, किंतु फिर भी संजू का कोई सुराग न मिला। आखिरकार सभी दोस्तों को शक के दायरे से बाहर कर दिया गया। अब पुलिस ने दूसरे एंगल से जांच शुरू कर दी थी कि शायद संजू के पिता की किसी से दुश्मनी हो और उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। मगर ये एंगल भी किसी काम नहीं आया और यहाँ से भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। इधर संजू ने जो लगातार 3 वीडियो भेजे थे, उसके बाद से उसका एक भी मैसेज नहीं आया और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था। इसलिए इस जांच में क्राइम ब्रांच को शामिल कर लिया गया और जांच नए सिरे से शुरू की गई। मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी नतीजा शून्य ही रहा। इधर मामला मीडिया में भी लीक हो गया। धीरे धीरे ये मामला गर्म होना शुरू हो जाता है। इधर पुलिस शहर के सभी हिस्ट्री शीटर और इस तरह के पुराने मुकदमे में शामिल लोगों की भी जांच पड़ताल शुरू कर देती है, मगर कहीं से भी संजू के अपहरण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस जांच में मिली नाकामियों के बीच सेंट्रल क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी उन सभी वीडियो को फिर से देखने का फैसला करते हैं तथा कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है ताकि वीडियो को देखकर संजू की बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सके। गौर से वीडियो देखने पर पता चलता है कि संजू ने जो दूसरा वीडियो भेजा था, उसके अंत में हल्की सी आवाज़ आती है जिसमें वो ये कहता हुआ सुना जाता है कि यह ठीक है। मतलब संजू किसी से पूछ रहा था कि उसने जो कुछ कहा है वह ठीक से कहा है या नहीं। इस वीडियो पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वीडियो बनाने के बाद अंत में संजू सामने की ओर देखता है, यानी कैमरे के पीछे कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसे संजू भली भांति परिचित था। इसके अलावा वीडियो में संजू की बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल सामान्य थी और ऐसा लग रहा था कि वह जान पहचान वाले लोगों के साथ है। वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। इसके बाद एक जांच अधिकारी ने संजू के परिवार वालों से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपहरण के बाद से आप लोगों के प्रति कुछ ज़्यादा ही सहानुभूति दिखा रहा हो या फिर उसका आना जाना बढ़ गया हो। इस सवाल पर ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि लगभग सभी का व्यवहार एक जैसा ही है, मगर संजू के पिता ने बताया कि संजू का एक बेहद ही करीबी दोस्त है
जो कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है। इसके अलावा वो अकेला ऐसा आदमी है जो घटना के बाद से प्रतिदिन हमारे घर आ रहा है और उसने कई बार मुझसे ये भी कहा है कि अंकल, किडनैपर जो भी मांग रहे हैं उन्हें दे दो, नहीं तो कहीं वो संजू को न मार डालें। पुलिस ने तुरंत उस दोस्त को पकड़ लिया। उसका नाम सादिक था और वह संजू का पड़ोसी भी था। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। इसके अलावा वह संजू की बहन की क्लास में पढ़ता था। संजू के परिवार का बहुत करीबी था और जिगरी दोस्त होने की वजह से ही किसी फैमिली मेंबर की तरह था। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ और कई दौर की पूछताछ की गई। सादिक पुलिस के सभी सवालों का सटीक जवाब दे रहा था, इसलिए वह एक बार फिर से पुलिस के शक के दायरे से बाहर हो गया। हालांकि पूछताछ के दौरान सादिक को पुलिस के कुछ लड़कों के नाम बताता है और कहता है कि संजू ने बताया था कि इन लोगों से मेरा झगड़ा हुआ है। साथ ही सादिक ये भी कहता है कि हो ना हो इस अपहरण के पीछे उन लोगों का हाथ हो सकता है। सादिक जितने लोगों का नाम लेता है, पुलिस तुरंत उन लोगों को उठा लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है, परंतु कई घंटों की पूछताछ के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुल मिलाकर जांच में अब तक जितने भी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो सभी बारी बारी से शक के दायरे से बाहर हो रहे थे। और एक सवाल अभी भी परेशान कर रहा था कि संजू अब किस हालत में है और संजू का अपहरण करने के पीछे किन लोगों का हाथ है। अब इस जांच में टेक्निकल टीम को भी शामिल किया गया और संजू की मोबाइल लोकेशन और कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है। जांच से पता चलता है कि जिस समय संजू ने वो वीडियो भेजा था, उस समय उसकी लोकेशन उसके घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में थी। इस खुलासे के बाद न जाने क्यों पुलिस की एक बार फिर से शक की सुई सादिक की तरफ गई और उसके मोबाइल की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन निकाली गई। सादिक की लोकेशन हिस्ट्री जानकर सबके होश उड़ गए। दरअसल जिस समय संजू ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, उस समय सादिक का भी मोबाइल लोकेशन वहीं का था जहां पर संजू था। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने सादिक को नहीं उठाया, बल्कि उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया गया, साथ ही उसकी लोकेशन भी। जानकारी निकाली गई तो पता चला सादिक अपने कुछ लोगों के साथ पिछले 2-3 दिनों से शहर से कुछ दूर मौजूद सुनसान जगह पर आ जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि सादिक पिछले कुछ दिनों से नॉर्मल कॉल करने की बजाय व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही अपने दोस्तों से बात कर रहा है। अब सादिक पर पुलिस का शक गहरा हो जाता है और एक बार फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और इस बार पूछताछ सख्ती से की जाती है। इस सख्ती के बाद जो सामने आया, उस पर तो एक पल के लिए संजू के माता पिता को भी यकीन नहीं होता है। दरअसल संजू के मुकाबले सादिक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता मामूली नौकरी करते थे और सादिक भी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जॉब करता था, जबकि संजू के पिता एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। सादिक की आमदनी कम और खर्चा बहुत ज़्यादा था। इस कारण इसने कई दोस्तों से उधार भी लिया हुआ था। इसके अलावा सादिक के पापा ने
बैंक से 10 लाख का लोन लिया हुआ था। कुल मिलाकर सादिक को पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि सभी ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए थे और उधर उसके पिता पर भी बैंक वालों ने सख्ती शुरू कर दी थी। इस कारण सादिक जल्द से जल्द पैसा हासिल करना चाहता था। सादिक को पता था कि संजू के पापा के पास काफ़ी पैसा है, इसलिए सादिक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अगर हम लोग संजू को किडनैप कर लेते हैं तो हमें काफ़ी पैसा मिलेगा, जिसे हम सभी आपस में बांट लेंगे। सादिक अपने दोस्तों को भरोसा दिलाता है कि मैं संजू के परिवार वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो जैसे ही संजू के किडनैपिंग की खबर सुनेंगे तुरंत पैसे लेकर हाजिर हो जाएंगे। वो कभी भी पुलिस में नहीं जाएंगे, तो वो लोग भी इस अपराध में शामिल हो जाते हैं और फिर साजिशों का दौर शुरू होता है। सादिक अपने साथ विजय, मुकेश और रामपाल को भी प्लान में शामिल कर लेता है। पूरी प्लानिंग के बाद सादिक संजू को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है और उसने शहर से बाहर एक स्पेशल पार्टी रखी है, वहाँ चलकर खूब एंजॉय करेंगे। पार्टी की बात सुनकर संजू तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन पूछता है कि वो घर पर क्या बताएगा। तो सादिक उसे आइडिया देता है कि घर पर कह देना कि मैं कुछ दोस्तों को अपनी नई गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। सब कुछ फाइनल होने के बाद संजू अपनी नई जिप्सी लेकर निकल जाता है और सादिक की जगह पर पहुँच जाता है। सादिक के बाकी साथी संजू को उसकी गाड़ी से उठाकर उसे दूसरी कार के अंदर डाल देते हैं और उसके हाथ बांधकर मुंह में कपड़ा डाल देते हैं और कार में लेकर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं। उस जगह पर ले जाने के बाद सादिक संजू को ज़बरदस्ती वीडियो बनाने के लिए कहता है और फिर संजू के ही नंबर से उस वीडियो को संजू की माँ के पास भेज देता है। जब सादिक संजू के अपहरण और 50 लाख की डिमांड वाली वीडियो उसकी माँ को भेजता है, तो उसके कुछ मिनट बाद सादिक संजू की बहन को आम दिनों की तरह फ़ोन करता है और हालचाल पूछता है। इस पर संजू की बहन उसे बता देती है कि किसी ने भाई को किडनैप कर लिया है और वो 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस पर सादिक अनजान बनते हुए संजू की बहन से घर की सारी खबर लेता रहता है। ये सब कुछ करने के बाद सादिक संजू को अपने बाकी 4 दोस्तों के हवाले करके संजू के घर हालात जानने की नीयत से चला जाता है। सादिक संजू के यहाँ पहुँचते ही तुरंत उसकी माँ, पिताजी और बहन से हमदर्दी जताना शुरू कर देता है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करता है कि वो आगे क्या करेंगे। जब सादिक को यह पता चलता है कि संजू के पिता पुलिस में जाने वाले हैं, तो वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि पुलिस में मत जाइए, वरना किडनैपर संजू को मार सकता है। पुलिस में जाने से अच्छा है कि आप उन्हें पैसा दे दो और बात ख़त्म करो। सादिक की इन बातों पर संजू के पिता को जरा भी शक नहीं होता है, क्योंकि उस समय सादिक घड़ियाली आंसू बहा रहा था और बेहद ही भावुक था। वो पूरी हमदर्दी के साथ परिवार वालों के साथ खड़ा था। अब संजू के पिता पुलिस में चले जाते हैं, तो पकड़े जाने के डर से सादिक अपने साथियों को फ़ोन करके कहता है कि संजू को मार दो, वरना हम पकड़े जाएंगे। सादिक के साथियों ने संजू की हत्या करने से इनकार कर दिया और कहा
कि हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं, लेकिन सादिक उन्हें समझाता है कि अगर हमने इसे छोड़ भी दिया तो ये हम लोगों की पहचान जाहिर कर देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे और फिर हम सब जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर उसे मारकर उसकी लाश को गायब कर दिया तो फिर हम सभी बच सकते हैं। इसके बाद सादिक के साथियों ने संजू को गला घोंटकर मार डाला। संजू को मारने के बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए यह लोग शहर में घूम घूम कर किसी अच्छी जगह की तलाश करने लगते हैं। रात के लगभग 3 बजे वो मुरादनगर की गंग नहर पर पहुंचे। फिर लाश को एक बड़े भारी पत्थर से बांधा ताकि वह ऊपर न आ सके और गंग नहर में फेंक दिया। उसके बाद सभी लोग हमेशा की तरह अपने डेली रूटीन के हिसाब से काम में लग गए। सादिक भी बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाता है और प्रतिदिन संजू के घर सहानुभूति जताने आता जाता रहता है ताकि पुलिस की हर गतिविधि का ध्यान रख सके। लाश को नहर में फेंकने के बाद सादिक और उसके दोस्त अक्सर रात में उस इलाके में सिर्फ ये देखने जाया करते थे कि कहीं लाश ऊपर तो नहीं आ गई। फेंकने के 4 दिन बाद जब ये लोग उस तालाब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि संजू की लाश ऊपर तैर रही है। ये देखकर वे सभी घबरा जाते हैं और फिर लाश को बाहर निकालकर पत्थर से अलग करते हैं और शव को कहीं और ले जाकर फेंकने का प्लान बनाते हैं और अंधेरे में शव को लेकर दूसरे तालाब में डाल देते हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस सादिक को लेकर उसी क्षेत्र में आती है और उसकी निशानदेही पर तालाब से शव को बरामद कर लिया जाता है। शव पूरे तरीके से छत विछत हो चुका था, इसलिए तालाब के नज़दीक ही लाश के सैंपल लिए गए और ऑटोप्सी की गई। फिर आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संजू के घर वाले जितने दुखी संजू के जाने से थे, उससे कहीं ज़्यादा दुख उन्हें इस बात से था कि जिस सादिक को उन्होंने परिवार के सदस्य की तरह समझा, उसने ही उनके जिगर के टुकड़े घर के इकलौते चिराग को बुझा दिया था। सादिक की निशानदेही पर उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सादिक ने न सिर्फ एक मासूम की हत्या की थी, बल्कि दोस्ती जैसे शब्द को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार के पीठ में छुरा घोंप दिया जो उस पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। धन्यवाद दोस्तों।